गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पेपर डिस्कस करते हैं भाई MT02 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमको पता है हीलियम जो आयन है उसके पास कितना चार्ज होगा, +2e का चार्ज होगा। ठीक है, तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो 1 अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 अल्फा कितना होता है भाई, तो वो हमारे पास होता है +2e। ठीक है, तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स के पास कितना चार्ज होगा, 2e प्लस इंटू 10⁻12। ठीक है, ये है हमारे पास इतने अल्फा पार्टिकल्स के पास इतना चार्ज होगा। अब मान लेते हैं पर सेकंड पे ये फॉल कर रहे हैं, तो किसी टी टाइम पे कितना चार्ज फॉल कर जाएगा, तो मान लेते हैं टी सेकंड्स में, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा +2e इंटू 10⁻12 इंटू टी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 माइक्रोकूलम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई ई की, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 टू 10⁻−19 इंटू 10⁻12 इंटू टी इक्वल टू 2 माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻−6। यहाँ से टी के लिए सॉल्व कर देंगे तो टी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, तो यह आ जाएगा 2/3.2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा ये हमारे पास, तो हो जाएगा 10⁻−6, और ये इसके नीचे चला जाएगा 10⁻7, तो ऊपर आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/3.2, और 20/3.2 अगर सॉल्व कर ले तो आ जाएगा हमारे पास 50/8। ठीक है, 50/8 को अगर सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25। तो हमारे पास टोटल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, 6.25 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं भाई बच्चों, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास Q आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल Q, और यहाँ पर भी पेश किया गया है कैपिटल Q। ठीक है, एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस Q आर एट अदर 2 कॉर्नर्स, यहाँ पे प्लेस किया गया है स्मॉल q, और यहाँ पर भी प्लेस किया गया है स्मॉल q। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ q, इस स्मॉल q की वैल्यू क्या हो ताकि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कैपिटल Q क्या हो, 0। हमको कैपिटल Q पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या करना है, 0 पुट करना है। हमको पता है कि मान लेते हैं ये वाली लेंथ जो है ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a√2। हमको पता है कैपिटल Q और कैपिटल Q तो आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर ये वाला जो फोर्स लगा रहा होगा इधर, वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, मान लेते हैं F। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से स्मॉल q की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। तो मान लो इस स्मॉल q की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर, ये आ गया F स्मॉल q, ये है F कैपिटल Q, और इसकी वजह से लग रहा है वो भी F स्मॉल q। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा, √2F इंटू स्मॉल q। अब अगर यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। तो हम बोल सकते हैं √2F स्मॉल q इक्वल टू F कैपिटल Q। F स्मॉल q की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई a, तो a का स्क्वायर इक्वल टू F कैपिटल Q की अगर बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, a√2, तो a√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे भाई, यहाँ से k से k कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, हाँ या ना। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, तो स्मॉल q की हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल Q अपॉन 2√2। ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव, इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस, और कैपिटल Q की वैल्यू देखिए √2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो -√2 माइक्रोकूलम अपॉन
रूट टू से रूट टू कट जाएगा तो आ जाएगा -0.5 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं भाई, दो चार्जेस दे रखे हैं 9e और 3e, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है r। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे 9e रखा हुआ है और इससे r दूरी पर एक 3e का चार्ज रखा हुआ है, ये सेपरेशन हमने मान लिया r है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो सपोज कर लेते हैं 9e से कोई भी एक पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट P, किसी भी डिस्टेंस x पर। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर x मान ली तो 3e से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3e से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस एक्स। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, मतलब 9e की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 3e की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर मैग्नीट्यूड में मैच कर रहा होगा, दोनों को बराबर कर दो। तो 9e की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आएगा, E1 बोल दिया, और 3e की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, E2 बोल दिया। तो E1 इक्वल टू E2, तो E1 इक्वल टू E2 कर देते हैं। E1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो E1 का फॉर्मूला बन जाएगा K इंटू 9e अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू E2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, K इंटू 3e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कट जाएगा और 3e और 9e कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले सिचुएशन को आप क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो 3 का अंडर रूट क्या होगा, √3। तो √3r माइनस √3x इक्वल टू x, ये √3x उधर चला जाएगा तो x का फॉर्मूला क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, √3r अपॉन 1 प्लस √3। तो 9e से जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, √3r अपॉन 1 प्लस √3। तो 9e से डिस्टेंस कितना आ गया, √3r अपॉन 1 प्लस √3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। फोर्थ देखते हैं भाई, हमारे पास दे रखा है एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस दिस, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है विद अ टोटल चार्ज ऑफ 1.4 × 10⁻19 कूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर, रिंग के अंदर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, पाई। हमको पता है किसी भी आर्क की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाँ है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, तो पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा भाई, ये 2k लैम्डा बाय r, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, पाई। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 1। अब बात करते हैं लैम्डा की। लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, Q अपॉन L। सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r। तो हम बोल सकते हैं Q अपॉन पाई r, हाँ है ना। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, Q अपॉन पाई r, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस लैम्डा की। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा की जगह रख देंगे Q अपॉन, तो नीचे क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया भाई, 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू क्या रख देंगे, 9 × 10⁻9। q की वैल्यू क्या रख देंगे हमारे पास, 1.4 × 10⁻9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, 2 इंटू तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई 9 × 10⁻9। q की वैल्यू क्या रख देंगे भाई, 1.4 × 10⁻9 अपॉन पाई r स्क्वायर लिख देंगे। तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई r की वैल्यू क्या दे रखी है भाई हमारे पास, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ से, हाँ है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक चार्ज दे रखा है इज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हमारे पास एक चार्ज दे रखा है -1 × 10⁻6 कूलम।
एक ड्रॉप ऑफ वाटर पर है जिसका मास भी दे रखा है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप सो दैट इट इज इन द बैलेंस कंडीशन विद इट्स वेट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ड्रॉप है जिसका मास दे रखा है 10⁻⁻⁶ kg, तो इसके पास मास है m, तो वेट कहाँ लग रहा होगा इसका mg नीचे की ओर, इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस है तो -q चार्ज दे रखा है। तो बताएं भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगे ताकि mg को बैलेंस करे, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होनी चाहिए इस केस में, हमको पता है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे की ओर, हाँ या ना। तो हम Fe का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। अब ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो Q इंटू E इक्वल टू mg, तो Q इंटू E इक्वल टू mg। Q की वैल्यू हमको दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया E इक्वल टू mg, m की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁶ इंटू 10, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन क्या होगी भाई, डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है भाई, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग सेम चार्ज दे रखा है, सस्पेंडेड बाय वर्टिकल थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, सेंटर ऑफ द स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास सीधे सीधे। तो ये हमारे पास कोई भी दो सस्पेंडेड स्फीयर्स हैं इस तरह से, इनका मास दे रखा है हमारे पास, कुछ भी मास दे रखा होगा m, ठीक है। अब हो क्या रहा होगा, हमको पूछा गया है ये वाला एंगल और ये वाली लेंथ जो है वो हमको सीधे सीधे दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो क्या रहा होगा भाई, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा F जिसकी वैल्यू क्या होगी kq² अपॉन r², नीचे क्या लग रहा होगा भाई mg, और इधर लग रहा होगा टेंशन T। ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा T cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा T sin थीटा। अब नेट फोर्स 0 करना है तो हम बोल सकते हैं T sin थीटा इक्वल टू kq² बाई r² और T cos थीटा इक्वल टू mg। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे T sin थीटा इक्वल टू kq² बाय r² और T cos थीटा इक्वल टू mg। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इसको भी डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा kq² अपॉन r² mg, हाँ है ना। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, k की वैल्यू हमको याद ही है, q की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 10⁻⁻⁹, यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁻⁹ का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁻18। r की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, तो r की वैल्यू दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3, 3 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, m की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम, तो kg में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई 10⁻³ इंटू g की वैल्यू रख देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ऊपर क्या आएगा 10⁻⁻⁹, यहाँ पे भी क्या आएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 कट जाएगा भाई, तो क्या बचेगा 1/10, तो tan थीटा कितना आ गया भाई 1/10, या फिर बोल सकते हैं 0.1, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स 0.1। क्या ये बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a sphere of radius r and charge q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r। अब हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है जिसका चार्ज दे रखा है कैपिटल Q और रेडियस क्या दे रखी है कैपिटल R। इसको हमने एक नए स्फीयर में रख दिया जिसका टोटल साइज, जिसका रेडियस क्या दे रखा है भाई 2r। तो इस नए वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ गया भाई कैपिटल Q। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस इमेजिनरी स्फीयर इज, हमको पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है अभी, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो नया इमेजिनरी स्फीयर है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is charged uniformly. The magnitude of the electric field due to the sphere at a distance small r from its center। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले आपसे पूछ लिया गया है। हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है तो आप सबको पता है यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। एक फर्स्ट होता है जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी, KQX अपॉन कैपिटल R क्यूब, या फिर KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे इसको स्मॉल r लिख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, मतलब स्मॉल r को बढ़ाने पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। सेकंड, अगर r ग्रेटर देन कैपिटल R होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय स्मॉल r, मतलब r की वैल्यू बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभी यहाँ पे, इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, सही बात है, इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, तो ए ऑप्शन क्या हो गया सही। डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, गलत है। ठीक है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, r की वैल्यू बढ़ाने पर डिक्रीज करता है जब स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा हो और इन्फिनिटी से क्या हो, छोटा, तो सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं भी, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्यूब्स वेयर विल बी वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब हम यहां पे देखें भाई, सारे के सारे चार्ज जो है वो हमारे पास वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हमको पता है एक वर्टिसेस के लिए अगर टोटल क्यूब का हम फ्लक्स की बात करें तो अगर वन वर्टिसेस पे अगर कोई चार्ज रखा होता, फॉर वन वर्टेक्स चार्ज, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q टोटल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q टोटल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। सारे Q को टोटल कर दो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो सबको ऐड कर देंगे अभी, 1 + 2 + 3 टिल 8 माइक्रो कूलम्ब है अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देते हैं भाई, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इनको ऐड करते हैं भाई, 10, चलो हाँ जी, तो ऐड करते जाए भाई, 3 3 6 4 10 15 21 28 28 और 8 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 36, तो हो जाएगा 36 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, माइक्रो कूलम्ब भी है ऊपर। ठीक है, 36 अपॉन 8 की बात करें तो 36 अपॉन 8 का डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देना यहाँ पे, माइक्रो कूलम्ब। ठीक है भाई, हो जाएगा अभी ये। नेक्स्ट है भाई, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल R एंड स्मॉल r हैव सिमिलर चार्जेस विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, एक कैपिटल R एक स्मॉल r का, दोनों के पास चार्ज इससे ठीक है सिमिलर विद इक्वल सरफेस चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन पोटेंशियल। हाँ जी, तो अगर देखें भाई, ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, एक की रेडियस है कैपिटल R, एक की रेडियस है स्मॉल r, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे रखा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। हमको पता है सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो पोटेंशियल एट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, ये तो हो गया इनर सर्कल की वजह से। आउटर सर्कल की वजह से कितना आएगा भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट लिखते हैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है। कंसिडर अ पाथ ऑफ लेंथ d एट एन एंगल थीटा, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू द फील्ड एज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, तो यहाँ पे अगर देखें 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 1 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 और 3 कैसे पॉइंट्स है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। हम सबको याद है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो कैसी होती है, इक्वी पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं 2, 3 इक्वी पोटेंशियल है, और अगर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है तो हम बोल सकते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू V1 माइनस V3, हाँ है ना। और V1 माइनस V3 जो होगा उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, ये हो जाएगा D cos 60, हाँ है ना। कितना हो जाएगा, D cos 60। तो V1 माइनस V3 कितना हो जाएगा, E इंटू D cos 60। तो V1 माइनस V2 कितना हो गया, E इंटू D cos 60। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t विल बी गिवन बाय। ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना होगा, q इंटू ई। ठीक है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, q इंटू ई बाय m। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगा तो v का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और ए टी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू ई बाय एम इंटू टी। तो किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी आ गया वो कितना आ गया, q e बाय m इंटू टी। क्या पूछा है भाई इसमें, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो हाफ m v की वैल्यू क्या रख देंगे, q e t बाय m का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m। ठीक है भाई, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑफ डाइपोल मोमेंट p। तो हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p दे रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर एंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल विल बी। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो एक डाइपोल है p, और इससे किसी एंगल थीटा पर, ये एंगल थीटा पर, यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट मान लेते हैं a, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है। हमको पता है डाइपोल के अलोंग एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है kp अपॉन r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। तो क्या इस डाइपोल के कंपोनेंट्स कर लूँ मैं, तो इस डाइपोल के क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स। तो इधर वाला डाइपोल का कंपोनेंट क्या आएगा, p cos थीटा, और इधर वाला क्या आएगा, p sin थीटा। तो इसको तो मैंने हटा दिया। इस p cos थीटा की वजह से जो a पर पोटेंशियल आएगा वो आएगा, क्योंकि इस p sin थीटा को तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या आ गया, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस p sin थीटा की वजह से a पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, क्योंकि a वाला p sin थीटा की कौन सी पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। नेक्स्ट देखते हैं भी, A, B, C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, हाँ जी, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो सीधे सीधे दिख रहा है B का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, C का पोटेंशियल उससे कम, और A का पोटेंशियल उससे भी कम। तो सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VA। तो हाईएस्ट पोटेंशियल B का, मिनिमम पोटेंशियल A का। तो देख लेंगे भाई मैक्सिमम एट B, सीधा सीधा सा है। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम r फ्रॉम इट। तो हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देखिए लैम्डा। हमको पता है इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई,
2k लैम्डा बाय आर, हाँ है ना। और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर क्या है, एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई, तो एफ सी पी जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, Q इंटू ई। हमारे पास क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्लस 2e, तो हो जाएगा 2e। स्मॉल ई की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर, वैल्यू पुट कर देंगे भाई, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, e इंटू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 चार्जेस each q are kept at 3 corners of a square as shown in the figure and q by 2 is at one corner, q by 2 जो है वो एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखें भाई, क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर मैंने क्या करा, प्लस q by 2 कर दिया और माइनस q by 2 कर दिया, हाँ है ना। इस q by 2 में एक प्लस q by 2 कर दिया और एक माइनस q by 2 कर दिया। इस प्लस q by 2 और प्लस q by 2 को मैं लिख सकता हूं स्मॉल q, इसको क्या लिख लिया, स्मॉल q। तो क्या अब ये पूरा डायग्राम मेरे पास इस तरह से बन सकता है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम अब कैसे बन जाएगा, अब हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए एक तरह से, ऐसे मान लो ये 2 स्क्वायर आ गए, इन सब पे तो q q रखा हुआ है, प्लस और यहाँ पे एक और स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे सिर्फ क्या रखा हुआ है, माइनस q बाय 2। इन चारों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0, और इस माइनस q बाय 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, k q बाय 2 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास कितनी, ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस L दे रखी है, अच्छा L दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है L, तो k q बाय 2 अपॉन L स्क्वायर्ड, और डायरेक्शन किस तरफ है, OD की तरफ, डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स D, तो डायरेक्शन टूवर्ड्स D। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, k का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर टूवर्ड्स D, ठीक है। तो q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर टूवर्ड्स D, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखते हैं भाई, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू, O पर पोटेंशियल निकालना है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर O पर जो पोटेंशियल है वो है x, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज आया, मान लेते हैं q, यहाँ से चार्ज क्या आया, q, और इसमें चला गया q1 और इसमें चला गया, कितना जाएगा भाई इसमें, q माइनस q1। तो हमको पता है जो चार्ज इनकमिंग है वही चार्ज आउटगोइंग होना चाहिए किसी भी जंक्शन पे, तो हम बोल सकते हैं q इक्वल टू q1 प्लस q माइनस q1, ये चार्ज बोला जा सकता है। q जो चार्ज है वो किस पर है, 1 माइक्रोकूलम पे, 1 माइक्रोकूलम के बीच में अगर देखें तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 0, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डेल्टा v हो जाएगा x माइनस 4। तो हम बोल सकते हैं q क्या लिख लेंगे, डेल्टा v, q का फॉर्मूला होता है q इक्वल टू c इंटू v, तो यहाँ पे लिख लेंगे q की जगह क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, q की जगह 10 माइनस एक्स, ये हो गया v, और c क्या दे रखा है भाई 1, इक्वल टू q1 की बात करते हैं, तो q1 के लिए पोटेंशियल क्या हो गया, x माइनस 0, और उसका कैपेसिटेंस क्या दे रखा है भाई 7, प्लस q माइनस q1 के लिए देखें तो पोटेंशियल कितना हुआ, x माइनस 4, और उसका कैपेसिटेंस क्या दे रखा है भाई 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या x आ जाएगा भाई, सिंपल सा है, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9x, इधर ये इधर जाएगा तो कितना हो गया
10x और ये 8 इधर जाएगा तो 18, तो हम बोल सकते हैं 18 इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भी 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं इनका। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला भी क्या होगा ए। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी क्या होगा बी, और ये वाला भी क्या होगा ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बी। अब ये जो तीसरा नाम बचा इसको हमने नाम दे दिया डी, इसको हमने क्या नाम दे दिया डी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए और बी को सबसे अलग अलग लिख लो। तो यहाँ पे पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे पॉइंट मान लिया बी, ठीक है, और डी को बीच में लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट हो गया डी। तो देखें भाई ए और डी एक बार कनेक्टेड है, ए और डी एक बार कनेक्टेड है। तो ये ए डी एक बार बना दिए, एक बार ये बना दिया, एक बार ये बना दिया, ये भी सी है और ये भी सी है। फिर ये ए और बी सीधे सीधे कनेक्टेड है, ये ए और बी सीधे सीधे कनेक्टेड कर दिया। अब बी और डी को देख लेते हैं। तो बी और डी एक बार, बी और डी एक बार, बी और डी एक बार, तो बी और डी 3 बार हो गए। ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। अब सीधे से हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसे हुए पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा सीधे सीधे 2c। ये दोनों आपस में कैसे हुए पैरेलल में, तीनों आपस में, तो ये 3c, ये 2c और ये 3c, ये आपस में कैसे हुए सीरीज में। तो कितना हो जाएगा अभी 2c इंटू 3c, 3c इंटू 2c अपॉन इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5c। सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 6c/5, और ये 6c/5 और ये c, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे हुए पैरेलल। पैरेलल हुए तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो c प्लस 6c/5, तो कितना हो जाएगा अभी 11c/5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अभी आंसर 11c/5। नेक्स्ट, a capacitor of capacitance 6 mu f is connected with an EMF source 3 volt. Electrostatic energy stored in the capacitor is, हमको सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV²। C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करनी है भाई सीधे सीधे। तो हाफ C की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻�6। पोटेंशियल क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीधे सीधे 9, 2 से 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स या फिर 27 माइक्रो जूल्स। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, वापस वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वापस वही नामकरण करना होगा। ये क्या मान लिया ए, ये भी क्या है ए, ये बी है तो ये भी क्या हो गया बी, ये भी क्या हो गया बी। अब इसको कोई भी एक नाम दे दिया सी। ठीक है, वापस बना लो, वैसे भी दिख रहा है ये। ठीक है, अच्छा 2 नाम देने पड़ेंगे, ये भी क्या हो गया डी। तो यहाँ पे देखें भाई, तो ये ए, ये बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। सी और डी कैसे कनेक्टेड है, ये 3 से। ठीक है, ए और अगर ए और सी की बात करूँ तो किससे है 2 से, तो ये ए और सी 2 से। ए और डी किससे है भाई 1 से। सी और बी की बात करूं तो वो किससे है 4 से, और अगर बी और डी की बात करूं तो किससे है भाई वो 2 से। ठीक है, यहां पे देखें भाई इन दोनों का रेशियो, ये है 2:1 और ये भी कितना आ रहा है 4/2, कितना आ गया 2:1, मतलब ये किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो मतलब ये 3 वाला आप कोई भी रोल नहीं प्ले करेगा। तो 2 और 4 आपस में कैसे हैं सीरीज में, 1 और 2 आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो ये दोनों आपस में सीरीज। तो कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 4 अपॉन 6, क्या हो जाएगा भाई 8/6 या फिर 4/3। उसी तरह से 1 और 2 भी आपस में कैसे हो जाएगा सीरीज, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3। और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे पैरेलल हैं तो 4/3 प्लस
2/3, तो कितना हो जाएगा भाई 6/3 यानी कि 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट, फिगर shows 3 equipotential surfaces in the surrounding of a point charge q. If T1 and T2 be the distance between them, then T1 और T2 के बीच में रिलेशन बताना है। हाँ भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है तो वो कितना होता है भाई KQ/R। तो सपोज कर लेते हैं ये वाला लेंथ है A, ये वाला लेंथ है B और ये लेंथ है C। तो हम बोल सकते हैं T2 जो है T2 वो क्या हो जाएगा, T2 जो हो जाएगा वो जाएगा C माइनस B, और T1 जो है वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा B माइनस A। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो देखें भाई 60 की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं 60 इक्वल टू KQ/A। उसी तरह से 40 इक्वल टू KQ/B, और उसी तरह से 20 इक्वल टू KQ/C। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं उल्टा करके, इन दोनों को क्या करते हैं माइनस, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास KQ/60, B की वैल्यू क्या आ गई KQ/40, और C की वैल्यू क्या आ गई KQ/20। वैल्यू पुट कर देंगे अभी, तो T2 क्या हो जाएगा C माइनस B, तो T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो T2 कितना हो जाएगा C माइनस B, तो KQ/20 माइनस KQ/40, तो KQ कॉमन आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/40 1/40 हो जाएगा। उसी तरह से T1 निकाल लेंगे, तो T1 कितना आ जाएगा B माइनस A, तो KQ कॉमन ले लेंगे, तो 1/40 माइनस 1/60। सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का रेशियो, सॉरी इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। चलो इसको 2400 ही लिख लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20। सॉल्व कर लेंगे, नीचे कितना जाएगा KQ/120, ये है T1। तो देख सकते हैं T1 जो है वो छोटा है और T2 जो है वो बड़ा है। T2 कितना है KQ/40, T1 कितना है KQ/120। तो हम बोल सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, हाँ है ना। नेक्स्ट, a circuit has section AB as shown in the figure. If the charge on in capacitor is 10 microcoulomb, then potential difference between VA and VB. तो इन दोनों पे चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो A से B की तरफ चलते हैं, तो लिखते हैं भाई VA माइनस क्या लिख लेंगे Q/C1, फिर क्या लिख लेंगे प्लस 10 माइनस Q/C2 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB निकालना है, बाकी सारे टर्म RHS में चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू Q/C1 माइनस 10 प्लस Q/C2। Q के लिए तो देखिए 10 माइक्रोकूलम, तो C1 के लिए तो देखिए 1, तो 10/1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस Q2 जो है वो भी 10 है, 10/2 क्या बन जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D इज फिल्ड विद अ डायरेक्ट्रिक स्लैब एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक स्लैब दे रखा है। अब यहाँ पर देखो भी, इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ। तो एक पार्ट तो ये, ठीक है, इसको बोल देता हूँ C, ये हमारे पास, ठीक है, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ लेता हूं। ठीक है, इसको बोल देता हूं C1, इसको बोल देता हूं C2, इसको बोल देता हूं C3। अब इन तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई। तो अगर C1 का फॉर्मूला लिखूं तो C1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक है K एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या दे रखा है भाई A/2 अपॉन D/2, तो क्या हो जाएगा ये K एप्सिलॉन नॉट A/D। उसी तरह से अगर मैं C2 का फॉर्मूला लिखूं तो K की वैल्यू तो वहां पे 1 है, तो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, तो क्या ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। और अगर C3 का फॉर्मूला लिखूं तो C3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो उसमें भी A/2 ही है, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक दे रखा है K और डिस्टेंस कितना है उसका D,
तो ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि जो ये C2 है इसी को बोल दिया मैंने C। ठीक है, तो क्या मैं C1 को बोल सकता हूं, अगर मैंने C2 को C बोल दिया तो क्या मैं C1 को K इंटू C बोल सकता हूं, और जो C3 है इसको बोल सकता हूं K C बाय 2, है ना। अब ये C के टर्म्स में आ गए सारे के सारे वैल्यू, और C की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब यहाँ पे ध्यान से देखें भाई, यहाँ से अगर देखें तो C1 C2 कैसा होगा सीरीज में, और C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो C3 के साथ कैसा होगा पैरेलल में। तो C1 एंड C2 कैसे हैं भाई सीरीज में, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन ने KC, C2 की वैल्यू क्या बोल रखी है C अपॉन KC प्लस C कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये कितना आ गया भाई KC अपॉन K प्लस 1। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन आया, ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल है किसके साथ C3 के साथ, ये आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा C3 प्लस KC अपॉन K प्लस 1। C3 की वैल्यू कितनी है भाई KC बाय 2, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो KC बाय 2 प्लस KC अपॉन K प्लस 1। हाँ जी, तो हमारे पास ये C1 और C2 का क्या आ गया कॉम्बिनेशन आ गया, कितना आ गया KC अपॉन K प्लस 1, और ये C3 के साथ कैसा है पैरेलल में। तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C3 प्लस KC प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे KC बाय 2 प्लस KC अपॉन K प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा K स्क्वायर C प्लस KC प्लस 2KC अपॉन 2 K प्लस 1। यहाँ पे KC कॉमन ले लेंगे, तो KC अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा K, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन 2 K प्लस 1, और C की वैल्यू क्या रख देंगे भाई एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, K एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में K प्लस 3 और नीचे क्या आएगा K प्लस 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ऑन क्लोजिंग द स्विच S द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, अभी यहाँ पे स्विच जो है वो ओपन है। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता सेम। सबसे पहले इन दोनों का पोटेंशियल देख लेते हैं, तो क्या इसका इनिशियल पोटेंशियल जो है डेल्टा V वो है 10/2, तो कितना है भाई 5। इसका भी इनिशियल पोटेंशियल अगर देखेंगे तो डेल्टा V वो भी कितना है भाई 5। तो क्या दोनों का इनिशियल पोटेंशियल ही 5 सेम दे रखा है, तो इसको क्लोज करने पर क्या यहाँ पे चार्ज का कोई फ्लो होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल क्या दे रखा है सेम। तो यहाँ पे चार्ज का कोई भी फ्लो नहीं होगा, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं भी, द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, वापस वही कैसा हो गया, ये व्हीटस्टोन भी जा गया। देख सकते हैं भी ये 1/2 और 3/6 भी क्या होगा 1/2। तो क्या इस 5 का कोई इफेक्ट आएगा, क्या इस 5 पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। सीधे सीधे ये 1 और 3 आपस में कैसे हो गए सीरीज, कितना हो जाएगा भाई 1 × 3 3/4। उसी तरह से 2 और 6 भी आपस में कैसे हो गए सीरीज, इन दोनों का कितना आएगा भाई 2 × 6 12/8। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि नीचे भी 4 आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/4, और ये 3/4 और ये 6/4 आपस में कैसे हैं भाई, ये दोनों आपस में हैं पैरेलल। तो सॉल्व कर लेंगे 3/4 प्लस 6/4, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सीधे सीधे 9/4 माइक्रो फैराडे। क्या ये बातें समझ में आ गई भी सबको बच्चों। तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चंस। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, MT2 का क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द चार्ज ऑन द 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज, 10 माइक्रोफेरेड पर कितना चार्ज होगा। तो चलो देखो 10 माइक्रोफेरेड इसके चार्ज पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखना ये अर्थिंग है तो इसका पोटेंशियल हो गया 0, ये भी अर्थिंग तो इसका पोटेंशियल भी 0, यहाँ का 0 है, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल तो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल होगा 10 वोल्टेज। ठीक है,
यहाँ पे देखो लो पोटेंशियल 0 पे है, हाई पोटेंशियल 20 पे होगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल है 20, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 20 वोल्टेज। अब देखना ऊपर वाली बैटरी है वो 10 वोल्टेज की है, इसका हाई पोटेंशियल 20 वोल्ट पे है, वो मुझे पता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्टेज होगा, तो 20 यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10, ये 10 वोल्टेज आएगा। ठीक है, चार्ज होता है वो होता है Q इक्वल टू सी डेल्टा वी या Q इक्वल टू सी वी। तो हम 10 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस देखना था, तो 10 वोल्टेज माइनस 10 वोल्टेज, तो डेल्टा वी आ जाएगा 0। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो मैं कहूँगा कि इसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 3 different dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used, then its dielectric constant K is given by। ये कह रहा है कि इस मटेरियल में मैंने 3 डिफरेंट डायलेक्ट्रिक डाले K1, K2, K3। यदि हम तीनों के अलावा कोई एक ऐसा डायलेक्ट्रिक डाले कि इसका कैपेसिटेंस सेम रहे, तो देखो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो इधर बनाते हैं इसको सर्किट। तो यहाँ पे रहेगा C1, यहाँ पे रहेगा C2 और यहाँ पे रहेगा C3। ठीक है, इस तरह से सर्किट बन जाएगा। अब देखो C1 की मैं बात करूँ तो C1 को आप लिखोगे C1 इक्वल टू K1, देखना एप्सिलॉन नोट C होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, डायलेक्ट्रिक डाल देते तो K टाइम्स बढ़ जाता है, तो एप्सिलॉन नोट A बाई 2 डिवाइड बाई D बाई 2, क्योंकि सेपरेशन है D बाई 2 और एरिया है A बाई 2, तो यहाँ से ही आएगा C1 आएगा, वो देखना 2 ये कट जाएगा भाई में, तो K1 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। सेम K2 आएगा C2 में देखना K2 आ जाएगा यहाँ पे, और बेटा ये भी एरिया A बाई 2 आएगा, सेपरेशन D बाई 2 आएगा, 2 जैसे यहाँ पे कटा है वैसे सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नोट A बाई D। जो K3 होगा इसका C3 आएगा, और वो C3 आएगा देखना K3 एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना है इस बार, एरिया कंप्लीट है, एरिया कितना है कंप्लीट, देखो ये वाला एरिया पूरा आएगा, तो A बाई 2 नहीं आएगा A आएगा, डिवाइड बाई D बाई 2, तो D बाई 2 का 2 ऊपर आ जाएगा। चलो देखो C1 C2 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो हम इनका ऐड करेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो आएगा हमारा C डैश, और C डैश को मैं निकालना चाहूँ तो देखो देखना जो C डैश आएगा बेटा वो आएगा पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, और C1 है मेरा K1 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, और C2 है वो है K2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, तो जो C डैश होगा वो हो जाएगा K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, और C3 हमें पता ही है 2K3 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो देखो अब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, और जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो हम इसको देखते हैं इस तरह से। वन अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C डैश प्लस 1 अपॉन C3, तो देखना बेटा यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A अपॉन D को कॉमन ले लो, तो देखना लेकिन ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, देखना C डैश ये आएगा तो D अपॉन एप्सिलॉन नोट A डिवाइड में आ जाएगा ये, और 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस यहाँ से D अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगा तो 1 अपॉन 2K3, तो जो रिजल्ट आएगा इधर C इक्विवेलेंट को हम क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट को लिखेंगे बेटा D अपॉन K डैश या K एप्सिलॉन नोट A इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नोट A 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन 2K3।
ये 3 है, डी एप्सिलॉन नॉट ए, डी एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो गया। तो जो क्या आएगा 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस k2 प्लस 1/2k3, ये अपना आंसर आएगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। 1/k1 प्लस k2 प्लस 1/2k3, देखना फर्स्ट आंसर हम बात करें तो नहीं होगा, यानी देखो सेकेंड आंसर है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस k2 प्लस 1/2k3, यही आंसर आया था। तो ऑप्शन आ गया सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत एक्सेलरेशन रीजन है। अच्छा, एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो चलो एक्सेलरेशन देखते हैं। टू एडजस्ट कंडक्टर कैरिंग द सेम चार्ज कैन बी एट डिफरेंट पोटेंशियल। ये कह रहा है कि सेम चार्ज Q सेम है, बी डिफरेंट पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल अलग हो। ये स्टेटमेंट सही है, हो सकता है Q इक्वल टू CV, और हमें पता है यदि किसी का कैपेसिटेंस अलग अलग हुआ तो वो अलग अलग पोटेंशियल रख सकता है, चाहे Q मेरा सेम रहा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। द कंडक्टर में हैव डिफरेंट साइज एंड हिंस डिफरेंट कैपेसिटेंस। डिफरेंट साइज, देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे फॉर्मूले हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये A पे भी डिपेंड करता है और D पे भी, तो मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो यदि अलग अलग साइज का होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, और इसी कारण उसमें पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, और ये इसका करेक्ट एंड रीजन और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन आएगा ए, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ वन साइड ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज डी। EMF of the battery connected is V, the charge on plate 2 is। तो देखो चार्ज ऑन प्लेट की हम बात करें तो यहाँ पे देखना ये नेगेटिव है और प्लेट 2 की बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखना बेटा ये A है तो ये भी A है तो ये भी A है, इसको B मान लो तो ये भी B है तो ये भी B है, तो ये A से B में कनेक्ट है, ये B से A में, ये से A से B में। पहले मैं बात करूँ तो तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है, और यदि पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम होगा। चार्ज की बात करें तो Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू C तो हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जो V होगा बेटा वो देखो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, और लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो इसको माइनस V करोगे, तो जो आंसर आएगा अपना Q इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट A अप V बाई D आएगा। कौन सा आंसर बैठ रहा है? ये ऑप्शन थर्ड बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A इज। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आता है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अच्छा, ये भी डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, नहीं वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। थर्ड देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, तो ऑप्शन अपना फर्स्ट आएगा। ठीक है, और तीनों की तीनों ऑप्शन गलत होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ एरिया A, प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटेंस C is filled with 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then the dielectric constant K is given by। सेम जो अभी क्वेश्चन आया था वैसा ही है, इसमें वहाँ पे 3 कैपेसिटेंस थे, यहाँ पे 4 आ गए हैं, और मैं कहूँगी इन चारों के बजाय किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मटेरियल डालूँ कि कैपेसिटेंस मेरा सेम रहे। तो देखना इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो वही कहानी बेटा, 3 कैपेसिटर K1, K2, K3 के, तो ये C1, C2, C3
और यहाँ पे हो जाएगा C4। ठीक है, अब देखना C1 को मैं लिखना चाहूँ तो C1 आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइड बाई D/2, D/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D। सेम C2 होगा, बस वहाँ पे K2 बदल जाएगा, और ऐसा सेम C3 होगा, यहाँ पे K3 बदल जाएगा, बाकी एरिया और सेपरेशन सेम है। तो मैं इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट, उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों का आएगा, उसको लिखता हूँ मैं C', और ये तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में, तो C' को मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा। देखना C' इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। उसमें तुम देखो तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D को कॉमन ले लो, और K1 प्लस K2 प्लस K3 ये आ जाएगा। सहमत हो? मैं बात करूँ C4, तो देखो C4 आएगा, वो आएगा K4 एप्सिलॉन नॉट, बेटा इस बार एरिया पूरा आ गया A, तो A/3 नहीं होगा, A आएगा, डिवाइड बाई सेपरेशन है इनके बीच का D/2, तो D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो अपना C4 क्या रहा है? 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये दोनों सीरीज में है, और जब सीरीज में कैपेसिटर होता है तो हम जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस बार जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं। तो ये आएगा बेटा 1/C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट को मैं लिख दूंगा, देखना C होता है मेरा D/एप्सिलॉन नॉट A, तो D/K एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू 1/C1। C1 को लिखोगे 3D/2 एप्सिलॉन नॉट A, 1/K1 प्लस K2 प्लस K3। इसमें भी देखो D आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, D कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से D कॉमन ले लूँगा, तो इसको रिजल्ट को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखना 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं 3 आएगा, 3D, ये ना 3D, और इस जगह आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया है, तो K4 आएगा केवल। ठीक है, तो ये चीज़ आई अपनी एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, D से D गया, तो देखो 1/K इक्वल टू 1/2, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। तो ये ऑप्शन कौन सा बेटर है? देखना फर्स्ट ऑप्शन आएगा नहीं, सेकंड में K1 ऐसा कुछ है नहीं, थर्ड ऑप्शन देखो 2/K। अच्छा, इस 2 को यदि आप इधर ले हो तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, तो 2/K इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। तो ये आंसर अपना बेटर है, तो ऑप्शन आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is। तो एनर्जी स्टोर पूछा है, और सारे ऑप्शन देखना हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखे तो हमारा एनर्जी डेंसिटी कुछ ऐसा लग रहा है, और हम एनर्जी डेंसिटी जानते हैं वो होता है बेटा एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया D A दे रखा है, सेपरेशन D देखा है, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू D। चलो कौन सा आंसर आ रहा है? तो देखो ऑप्शन आ रहा है अपना थर्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस ऑफ -1 × 10⁻² कूलम and 5 × 10⁻² कूलम respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is। तो देखते हैं, बिगर स्फीयर पे पूछा इसने, तो देखो बेटा एक 1 सेंटीमीटर वाले पे चार्ज है, वो है अपना -1 × 10⁻², और जो बिगर स्फीयर है उस पर चार्ज है ये 3 सेंटीमीटर का है, और इस पर चार्ज है वो है 5 × 10⁻²।
2 कूलम। जब इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करोगे तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड फ्लो करता है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल देखना तो हम ये कहेंगे कि देखो ये 5 है, ये नेगेटिव में आ रहा है तो वैसे लो पोटेंशियल होगा माइनस में, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा बेटा और प्लस क्यू कर जाएगा मान लो। तो यहाँ से वो माइनस क्यू माइनस हो जाएगा और इसमें वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये चार्ज तब तक बहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो होगा बेटा के इंटू क्यू। क्यू हो गया 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस क्यू बाई आर। आर का मतलब 3 सेंटीमीटर इक्वल टू के। इसमें देखना ये क्यू ऐड होगा तो क्यू -1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, कैसे के गया। तो ये जो आंसर आएगा अपना वो देखना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस क्यू इक्वल टू 3Q माइनस 3 इंटू 10 की पावर -2 आएगा। तो क्यू देखते कितना आएगा, -3 जब इधर आएगा तो ये 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 4Q। तो Q आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। ठीक है। तो कितना चार्ज बह गया, 2 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ पे देखे बेटा तो पहले था 5 इंटू 10 की पावर -2, इसमें से चार्ज बह गया 2 इंटू 10 की पावर -2। तो जो चार्ज बचेगा अभी वो बचेगा 3 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। सही ना। तो जो आंसर आएगा इस पे बिगर स्क्वायर पे वो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 कूलम चार्ज बचेगा। इस पे फाइनल पूछते तो इस पे हम +2 ऐड कर देते तो +1 आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रही है। देखो बेटा, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस +Q -Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 12। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस +Q एंड +Q। यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है अपन से। तो देखो इस +Q के कारण क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे KQ/L। तो देखना यहाँ पे पोटेंशियल में लिखूंगा वो लिखूंगा, देखना ये डिस्टेंस है मेरी L और ये डिस्टेंस है 2L। तो देखो बेटा इसके कारण हो जाएगा KQ/L, KQ/L और इसके कारण भी KQ/L ही होगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2KQ/L होगा। ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस देखना बेटा सीधा, ये √2L और ये L, तो ये सेपरेशन आएगा वो आएगा 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का √, और ये आएगा L√5। कितना आया, L√5। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा -Q के कारण वो आएगा KQ डिवाइड बाई √5L। और हमें पता है चार्ज को हम विथ साइन रखते हैं तो -Q है तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा -KQ/√5L। सेम ये भी √2L है, ये L है तो ये √5L ही होगा। तो देखो इसके कारण भी जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा और माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो मैं वापस 2 कर देता हूँ, कॉमन ले लो बेटा। तो 2KQ/L को कॉमन ले लो तो यहाँ से आंसर आएगा 1 - 1/√5। ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट आना नहीं है, सेकंड में देखो बेटा 1+ ऐसा कुछ कहानी नहीं है, ये 1+ आ रहा है और हम कहे तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। ये 1/4πε0 बेटा हम Q को लिख देते, तो Q की जगह आप 1/4πε0 लिख दो। बाकी देखो 2Q/L 1 - 1/√5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा इधर है मिशेल फेराडे, गॉस लॉ, बेंजामिन फ्रैंकलिन और कूलम्ब्स। तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है ना। चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम अच्छे से जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स के कारण डिफाइन होता है CD। यही से भी ऑप्शन देखते सकते हैं। देखो फर्स्ट में B गलत है, फर्स्ट में A गलत है, फर्स्ट में C सही, फर्स्ट में C ये भी सही है। अगले वाला देखते हैं सेकंड में D, यहाँ सेकंड में B है तो ये चीज़ गलत होगी। तो ऑप्शन आ गया फोर्थ। ठीक है ना। बाकी देखो D आगे भी चेक कर सकते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ
फील्ड ये मिसाइल फेराडे ने दिया था, और क्यू इन आर्बिट्रेरी स्पीड ये गॉसियन सरफेस हम लेते ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन फोर्थ बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज 4 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है, ये आ गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिवन ऑन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये एनर्जी की वैल्यू कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 n इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी यूनिट्स वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो एनर्जी को हम अच्छे से जानते हैं, जो एनर्जी होती है वो होती है बेटा, देखो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं Q × V, और V को हम जानते हैं E = V/D, तो V हो गया E × D। तो जो E आएगा वो आएगा एनर्जी, और एनर्जी आ गई में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा Q आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो, D आ गया 4 × 10⁻⁸, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पे जो आएगा 2 से 2 कट गया, तो 10⁻⁸/2 ये आंसर आएगा। हालांकि इसको लिखना चाहिए तो मैं 5 × 10⁻⁷ भी लिख सकता हूँ, और ये ऑप्शन थर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ ए प्लेट सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन A सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E इज। देखो एनर्जी मुझे कितनी रिक्वायर्ड करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो Q × ΔV, ठीक है बेटा। और इसको साथ साथ हम CV² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना C को हम क्या लिखेंगे, ε0 A/D, और V होता है मेरा, देखो E = V/D, तो V हो गया E × D, तो ED का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ε0 A/D × E²D², इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो आंसर आएगा ε0 A² ε0 A²D, तो ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चार्जेस +Qn - QR प्लेस एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली विच आर ए डिस्टेंस 12 apart C in the midpoint between the A and B. The work done in moving a charge +Q along the semicircle CRD. C से यहाँ तक ले जाने में मुझे +Q चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होता है वो Q × ΔV होता है। Q है मेरा कैपिटल Q, ΔV देख लेते हैं कितना पोटेंशियल चेंज होता है। तो पहले C पे पोटेंशियल देखते हैं। C पे पोटेंशियल देखेंगे तो देखो बेटा, इस जगह +Q है, यहाँ -Q है, और ये सेपरेशन तुम्हारा 2L है टोटल, और ये वाला L है। तो देखो VC आएगा, वो आएगा KQ/L। हमें पता है पोटेंशियल में हम चार्ज को विथ साइन रखते हैं, तो यहाँ पे -KQ/L, तो ये तो 0 आ गया, तो VC तो आ गया मेरा 0। बात करते हैं VD की। तो VD जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा, देखो इस +Q के कारण आएगा, वो कितना डिस्टेंस पे है, 2L, तो ये आ गया, L डिस्टेंस ये आ गया, तो 3L आ गया। तो यहाँ पे आएगा KQ/3L। ये -Q कितना डिस्टेंस पे है, L पे, तो मैं लिखूंगा -KQ/L। देखना बेटा कॉमन लेना, KQ/L कॉमन ले लो, तो 1/3 - 1, तो ये तुम्हारा आएगा -2KQ/3L। 1/3 - 1 माइनस का 2/3, तो ये आ गया बेटा। तो हमें पता है जो वर्क डन आएगा वो आता है Q × ΔV। ΔV का मतलब हो गया बेटा, तो यहाँ से देखना W = Q की जगह Q, ΔV हो गया, देखो -2KQ/3L - 0। तो यहाँ से देखना, हालांकि 4π ε0 देर का, इसका मतलब देखो Q × -2/3, K को मैं 1/4π ε0 लिख सकता हूँ इंटू Q/L। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आएगा मेरा -QQ/3 × 2 6,
तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये आंसर आएगा। तो 6 में आएगा, 6 में आंसर देखते तो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बोथ एक्सटर्नल रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द, अच्छा ये ऑप्शन है वो फोर्थ। चलो ऑप्शन देख लेते पहले। एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि C होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल V होता है, Q इक्वल टू CV होता है, लेकिन C ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि उसकी शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटर की, तो ये A और D पे डिपेंड करता है, ना तो Q पे करेगा ना ही V पे। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड वाला देखो बेटा, बिकॉज Q इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल C, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो इफ बोथ एक्सटर्नल रीजन आर फॉल्स, ये स्टेट ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी। हमें पता है जब दो चार्ज हो या दो प्लेट्स हो, इस पे प्लस Q हो और यहाँ पे माइनस Q हो, यदि एयर में होती है तो इनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। इनको फिर हम किसी डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने से इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इन वैक्यूम, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो इसको हम लिख देंगे EV। तो देखना बेटा जो V आएगा वो आ जाएगा मेरा 2EV/m, इसका अंडर रूट। EV मेरा वर्गनन या एनर्जी ही होता है, V पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी मेरी वर्गडन के बराबर और वो हो जाएगी Q इंटू वी। Q को लिखोगे E, पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट, तो EV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पैरेलल प्लेट कंसर्न विथ ए ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल है K, हैज ए कैपेसिटेंस C। हम जानते हैं वैसे C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इफ द ऑयल इज रिमूव्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, पहले जब ऑयल डाल रखा था तो इसका कैपेसिटेंस C था, अब तुम यदि ऑयल को हटा दोगे तो इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा और जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 है तो ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाई। ये एनर्जी स्टोर देखते हैं तो देखना ये होता है हमारा हाफ CV² एनर्जी स्टोर, तो ये ऑप्शन आ रहा है CV², यहाँ C ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और या फिर QV/2 भी देखते हैं। हालांकि देखना बेटा चारों ऑप्शन में देखो तो CV/2 है, C² V²/2 है, C² V है, CV² है, मतलब तुम देखो तो चारों की डायमेंशन अलग अलग आ रही है। तो यदि कभी माइंड में फॉर्मूला याद नहीं आए तो मैं चाहूँगा कि इसको यूनिट डायमेंशन से तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो हमें पता है mL2T-2 होती है। तो कभी माइंड में नहीं आए तो बाकी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हाफ CV² इसका रिजल्ट होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। देखो बेटा X और Y के बीच में देखें तो 1 2 3 4 5 कैपेसिटर। जब भी 5 कैपेसिटर होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार हमारे माइंड में किसका ख्याल आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का ज़रूर ख्याल आना चाहिए।
तो वेस्टर्न ब्रिज का ख्याल देखते बेटा, तो यहाँ पे देखना क्या लिखोगे तुम, इस जगह देखना ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो पक्की बात है कि ये वेस्टर्न ब्रिज है, तो ये 10 वाला काम नहीं करेगा। तो देखो बेटा ये 6 पैरेलल हो जाएगा, तो 6 और 6 कैपेसिटेंस पैरेलल में होगा तो 12 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 पैरेलल में होगा तो 12 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा ये दोनों 12 सीरीज में होंगे तो 12/2 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 एंड C3, तो देखो बेटा C1 C4 ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो देखना बेटा हमें पता है ये 2 सीरीज में है, तो 2 मिलके 2/2 1 आ जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1 तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में होता तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 1 + 1 + 1 3 माइक्रोफेरेड आएगा, तो आंसर कितना आएगा 3 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 जॉइन इन ए बैटरी आर शोन, द करेक्ट कंडीशन विल बी, अच्छा Q1 Q2 Q3, देखो V2 V3 पैरेलल में, तो पक्की बात है V2 बराबर V3 है, और Q1 जो जाएगा वो Q1 इक्वल टू Q2 + Q3 हो जाएगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, ये तो गलत हो गया, Q1 इक्वल टू Q2 + Q3, लेकिन बेटा देखना ये V1 है, ये V2 V3 तो एक ही है, तो मैं V1 + V2 ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया इधर। देखो Q1 इक्वल टू Q2 + Q3 ये सही है, V इक्वल टू V1 + V2 ये भी, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना Q2 बराबर Q3 जरूरी नहीं है, दोनों का कैपेसिटेंस बराबर हो तभी हम ये बात बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। देखना बेटा यहाँ पे वापस से देखो ये दो ये दो ये दो ये दो, तो पक्की बात है ये कैपेसिटेंस काम नहीं करेगा, वेस्टर्न ब्रिज बनेगा। और इधर देखना ये कहानी तुम्हारी होगी जो होगी कोई ए मान लो, तो ये P और A के बीच में वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है, तो देखना बेटा ये दो पैरेलल में है, जब ये पैरेलल में है तो तुम्हें पता है इसका कैपेसिटेंस आएगा 4। ठीक है, ये दो और ये दो पैरेलल में, तो इनका कैपेसिटेंस आएगा 4। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इनका आ जाएंगे इक्विवेलेंट 2, कितना आएगा 2। और देखो ये 1 दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2। अब तुम्हारा ये 2 और ये भी 2, ये पॉइंट देखना बेटा P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट Q है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इनका ये सीरीज में हो गया, तो इसका आएगा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सीरीज में होता है तो ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्टेज, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो देखना बेटा मोमेंटम की हम बात करें तो हम जानते हैं अच्छे से कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV इक्वल टू P²/2m, तो तुम बात करो बेटा P इक्वल टू 2mEV, 2 कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो P इलेक्ट्रॉन बटा P अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो me होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो me होता है, ये रूट जरूर आएगा ध्यान रखना, ये तो me हो गया, तो जो P अल्फा होता है उसका मास P E इंटू इलेक्ट्रॉन E आ गया, अल्फा का होता है वो होता है m अल्फा इंटू 2e चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, और E से E आ जाएगा कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेरा me/2m अल्फा, और इसका अंडर रूट PE/P अल्फा, और इसने ये पूछा है PE/P अल्फा, तो me/2m अल्फा, ये होगा नहीं 2me, नहीं ये भी नहीं होगा, ये आ नहीं रहा, ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो देखो द स्फीयर मेड ऑफ लेड एंड रेडियस r इज गिवन चार्ज q, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v
विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर इज गिवन बाई। देखो ये लेड पे जो स्फेयर होता है उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है लेड पे, और सरफेस से चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बिहेव एज ए कंडक्टर की तरह करेगा, और कंडक्टर का पोटेंशियल हम अच्छे से जानते हैं, इसके लिए ऑप्शन सेकंड आता है। और यदि हम नॉन कंडक्टर पे पोटेंशियल देखना चाहें तो ऑप्शन फोर्थ है, लेकिन यहाँ पे लेड में क्या होता है, चार्ज सरफेस पे रहता है, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा MT2। ओके।